हेलो बच्चों। तो आज ना हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रेजिस्टिविटी आखिर आती कहाँ से है। देखो, ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स को फील करने के लिए बहुत जरूरी है और मैं प्रॉमिस करता हूं आज के बाद इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, एग्जाम में भी और आगे भी। चलो शुरू करते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग सवाल से। कभी सोचा है कि एक इलेक्ट्रॉन बेचारा इतना धीरे चलता है, कुछ मिलीमीटर्स पर सेकेंड। सोचिए, तो फिर स्विच ऑन करते ही लाइट इंस्टेंटली पलक झपकते ही कैसे ऑन हो जाती है। इसका जवाब ना इस पूरे कॉन्सेप्ट की रूह में छुपा है। चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। अच्छा, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, इसलिए इसको आसान बनाने के लिए ना हम एक सिंपल सी एनालॉजी यूज करेंगे। सोचिए, एक पिन बॉल गेम। हाँ, इलेक्ट्रॉन का पिन बॉल गेम। इससे आई प्रॉमिस सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इस पिनबॉल गेम में इमेजिन करो कि जो बोर्ड है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी टिल्टेड। ये झुकाव ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे बोर्ड बॉल को एक कांस्टेंट फोर्स से नीचे खींचता रहता है, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में धक्का देता रहता है। और गेम की जो बॉल है, वो तो आप समझ ही गए होंगे, वो है हमारा हीरो, द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बॉल पर, यानी हमारे इलेक्ट्रॉन पर लगातार फोर्स लगा रहा है, उसे एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा है। अब कोई भी पिनबॉल मशीन बम्पर्स के बिना तो अधूरी है। आखिर टक्कर किससे होगी? ये बम्पर्स बच्चों कंडक्टर के अंदर अपनी जगह पर फिक्स बैठे हुए लैटिस आयंस हैं। यही हैं हमारे इलेक्ट्रॉन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें। तो पूरी पिक्चर क्या बनती है? सोचो, बॉल एक्सेलरेट करती है, जोर से बम्पर से टकराती है, उसकी सारी स्पीड चली जाती है और फिर वो जीरो से एक्सेलरेट करना शुरू करती है। इस लगातार चलो रुको की वजह से बॉल का नीचे आने का जो नेट प्रोग्रेस है ना, वो बहुत ही धीमा हो जाता है। और फिजिक्स की भाषा में इसी स्लो धक्के खाते हुए आगे बढ़ने को ही ड्रिफ्ट कहते हैं। ओके, तो एनालॉजी तो दिमाग में सेट हो गई। अब चलो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। एनसीईआरटी की फॉर्मल डेफिनेशंस और फॉर्मूलेज क्या कहते हैं और रेजिस्टिविटी का असली मतलब क्या है। अब ये फॉर्मूला देखो, थोड़ा डरावना लग सकता है पर है बहुत सिंपल एक्चुअली। रेजिस्टिविटी, जिसे हम रो यानी रो से लिखते हैं, वो करंट के रास्ते का कांटा है जो इन कोलिजन से पैदा होता है। फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यहां एम यानी मास और ई यानी चार्ज, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको भूल जाओ। असली कहानी है एन और टाउ की। एन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी कम रेजिस्टिविटी। और टाउ है दो टक्करों के बीच का एवरेज टाइम। जितना कम टाइम मिलेगा, मतलब जितनी जल्दी जल्दी टक्कर होगी, उतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी। सिंपल। तो आखिर ये रेजिस्टेंस पैदा कैसे होता है? इसकी एक छोटी सी कहानी है 4 स्टेप्स में। स्टेप 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है। स्टेप 2, इलेक्ट्रॉन जाकर एक लैटिस आयन से टकरा जाता है। स्टेप 3, टक्कर में वो अपना सारा मोमेंटम खो देता है और फिर से स्पीड पकड़ना शुरू करता है। और स्टेप 4, ये जो लगातार स्टार्ट स्टॉप वाला मोशन है ना, यही रेजिस्टेंस की असली जड़ है। थियरी अकेले थोड़ी बोरिंग लगती है ना? चलो इसको एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। अगर हम एक कॉपर की तार लें तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसके रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा? इससे कंसेप्ट बिल्कुल साफ हो जाएगा। यहां देखो, जब टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर है यानी 20 डिग्री सेल्सियस, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है और रेजिस्टेंस भी सिर्फ 0.17 ओम्स है। पर जैसे ही हमने तार को उबलते पानी में डाला, मतलब 100 डिग्री तक गर्म किया, तो देखो रेजिस्टिविटी बढ़ गई और इसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़कर 0.22 ओम्स हो गया, यानी सीधा सीधा 32% का जंप। अब सवाल यह है, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, लैटिस आयंस अपनी जगह पर जोर जोर से वाइब्रेट करने लगे। इससे बेचारे इलेक्ट्रॉन की टक्कर और ज्यादा होने लगी। कोलिजन्स बढ़े तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ गए। अच्छा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, जहां अक्सर मार्क्स कट जाते हैं। मैंने कहता हूं एग्जाम के साइलेंट किलर्स। ये ऐसी गलतफहमियां हैं जो चुपके से आपके नंबर ले जाती हैं। चलो इनको हमेशा के लिए दूर करते हैं। पहली गलतफहमी ये बहुत कॉमन है। लोगों को लगता है कि गर्मी से इलेक्ट्रॉन सुस्त हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। सच्चाई ये है कि ज्यादा टेम्परेचर पर लैटिस आयंस ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में ज्यादा बार टक्कर मारनी पड़ती है। कोलिजन्स का रेट बढ़ जाता है। दूसरी गलतफहमी कि किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी हमेशा फिक्स रहती है। याद रखो,
रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी जरूर है, लेकिन ये टेम्परेचर की गुलाम है। टेम्परेचर बदला तो रेजिस्टिविटी भी बदलेगी। कॉपर वायर वाला एग्जाम्पल याद है ना? बिल्कुल वैसा ही। और ये तीसरी कि हाई रेजिस्टिविटी मतलब इंसुलेटर। ऐसा नहीं है। देखो, असली गेम चेंजर है N, यानी नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। एक खराब कंडक्टर जैसे निक्रोम और एक इंसुलेटर जैसे प्लास्टिक, इनमें यही जमीन आसमान का फर्क है। इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं। ओके, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया। अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और इसकी बिग पिक्चर देखते हैं। आखिर ये टॉपिक बाकी फिजिक्स से कैसे जुड़ता है? तो ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसका फायदा क्या है? देखो, सबसे पहले जो आप ओम्स लॉ पढ़ते हो ना, V=IR, उसका क्यों यहां है। दूसरा, ये टॉपिक समझाता है कि तार गर्मी से क्यों अलग बिहेव करती है। और तीसरा, ये बताता है कि जब हम कहते हैं कि एनर्जी हीट में लॉस हो गई, जिसे हम पावर डिसिपेशन कहते हैं, तो वो एक्चुअली जाती कहाँ है? वो इन्हीं कोलिजन्स में खर्च होती है। तो फाइनल रिवीजन के लिए ये 4 पॉइंट्स अपने दिमाग में लॉक कर लो। पहला, रेजिस्टिविटी का कारण इलेक्ट्रॉन्स और लैटिस आयंस की टक्कर है। दूसरा, 2 मेन फैक्टर्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स N और कोलिजन टाइम टाउ। तीसरा, जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे, यानी टाउ जितना छोटा होगा, उतनी ही ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी। और चौथा, मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ने का सीधा मतलब है ज्यादा वाइब्रेशंस, ज्यादा कोलिजन्स और इसलिए ज्यादा रेजिस्टिविटी। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। जरा सोचना, अगर सारी परेशानी की जड़ ये टक्कर, ये कोलिजन्स हैं, तो फिर एक सुपरकंडक्टर में रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो, एब्सोल्युटली जीरो कैसे हो जाता है? वहां कोलिजन्स का क्या होता है? इस पर सोचना जरूर। हम मिलेंगे अगली क्लास में।